वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन इतिहास बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर के महासंग्राम रिवीजन क्लास में 2023 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा यह वीडियो। प्राचीन इतिहास अगर आपने पढ़ा, और आपको बता दूं कि इससे पहले 2 मॉडल पेपर मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है और सिलेबस के बारे में डिस्कशन भी मैंने किया है। तो 3 वीडियो अगर आपने वह देखा होगा तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं भी देखा है तो भी आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, आप बाद में जाकर के उन वीडियोस को देख लीजिएगा। तो 2 मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव के इससे पहले अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि विभिन्न विश्वविद्यालयों में जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, और लिखित वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर जो मैंने दिया, चूँकि उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकेंगे। और ये जो वीडियो है इसमें सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और आंसर्स की श्रृंखला है ये, और विस्तार से हम जानने का प्रयास करेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। और प्राचीन इतिहास में हमको पढ़ना क्या है बीए 4th सेमेस्टर में, तो हमको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के बारे में पढ़ना है। 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी के मध्य का जो इतिहास रहा है वो भी राजनीतिक इतिहास दक्षिण भारत का, ठीक है। साउथ इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास, ठीक है, हमको जानना है। तो उसी से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास मैं करूंगा, चूँकि ये है महासंग्राम रिवीजन क्लास, ठीक है। कुछ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। आपको बता दूं कि परीक्षा आपकी, जैसे कि आप देखिएगा कि 2-3 विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर के नोटिस भी आ चुकी है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। तो परीक्षा के अंत समय में इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। चलिए मैं प्रारंभ करता हूँ किस प्रकार से प्रश्न। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न होंगे और उनके उत्तर होंगे, आपको यहीं पर लिखे हुए आपके स्क्रीन पर दिखेंगे, और बड़े ही उत्तम तरीके से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दक्षिण भारत का इतिहास जानने के साधनों का उल्लेख कीजिए। दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए खास करके प्रश्न आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दक्षिण भारत या किसी भी इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले 3-4 साक्ष्य हमारे पास होने जरूरी होते हैं। सबसे पहली बात, किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमको साहित्यिक साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो साहित्यों की अगर बात की जाए तो साहित्य में आप देखिएगा, जैसे पाणिनि के द्वारा लिखित जो अष्टाध्यायी है उससे हमको जानकारी मिलती है दक्षिण भारत के बारे में। कात्यायन हुए हैं ऋषि, उनके द्वारा वार्तिक लिखी गई है रचना, तो वो भी एक प्रकार से दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। पतंजलि के द्वारा जो एक प्रकार से लिखी गई रचना है वो पाणिनीय सूत्र उन्होंने लिखा पतंजलि ने, ठीक है। तो वो सब ग्रंथ जो है खास करके दक्षिण भारत के इतिहास के तत्कालीन जो समाज रहा है, तत्कालीन धर्म जो रहा है, या गणतंत्र जैसा रहा उस समय, राजनीतिक दशाएं क्या रही हैं, समकालीन ऐतिहासिक ज्ञान, यवन आक्रमण, ये तमाम प्रकार की चीज़ें हुई उनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा रामायण, महाभारत, मुद्रा राक्षस, ये सब भी हमारे इतिहास के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र को प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था का मूल ग्रंथ भी माना जाता है, तो वह भी इम्पोर्टेंट है एक प्रकार से। साहित्यिक साक्ष्य की अगर बात की है तो इसमें आपको पता होगा संगम साहित्य से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में। अभिलेखीय साक्ष्य भी कुछ हम इम्पोर्टेंट होते हैं जिसके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। अभिलेखीय साक्ष्यों में जैसे कि अभिलेखों में से ताम्रपत्र हमको मिलता है बहुत सारा, या तमाम सारे जो भवन होते हैं तो उनकी जो दीवारें होती हैं उनके माध्यम से हम पता लगाते हैं उस समय के इतिहास के बारे में। इसके अलावा मिट्टी के बहुत सारे मोहरें मिलती हैं, बहुत सारी शिलाएँ मिलती हैं, तो इससे हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा तीसरा जो साक्ष्य है मुद्रा साक्ष्य, मुद्रा हमको जो प्राप्त होती है, मुद्रा मतलब सिक्के वगैरह जो हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो उन सिक्कों के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि उन सिक्कों पर आप देखते हैं अक्षर जो है उस पर लिखे रहते, तो उस समय की लिपि क्या रही और भाषा क्या रही होगी इसके बारे में हम जान पाते हैं। और उस पर चित्र भी छपा रहता है सिक्कों पर, तो हम जानते हैं कि भाई ये राजा कौन रहे होंगे, या उस पर जो प्रतीक चिन्ह सिक्के का रहा होगा तो हम सिंबल जान पाते हैं उस राज्य के बारे में कि क्या सिंबल रहा होगा, तो इस प्रकार से। और चौथा जो इतिहास का स्रोत होता है किसी भी इतिहास को जानने का, वो होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। यानी कुछ विदेशी यात्री जो एक प्रकार से बाहर से आते हैं इंडिया में या फिर कहीं अलग किसी भी इतिहास को जानने के लिए, तो दक्षिण भारत में जो विदेशी यात्री आए उनके विवरण से भी हमको जानकारी मिली है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो समझ में आ रही हैं आपको चीज़ें। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेखीय साक्ष्य, मुद्रा साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
अगला प्रश्न है आपका दूसरा नंबर। प्रश्न है प्राचीन स्मारकों एवं भग्न अवशेषों से दक्षिण भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्राचीन स्मारकों और भग्न अवशेषों से खास करके अगर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत से प्राचीन स्मारक और भग्न अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके अध्ययन से तत्कालीन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, उस समय देवता कौन रहे उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, भवन निर्माण कैसे हुआ था यानी उसकी कला के बारे में हमको जानकारी मिलती है, राजनीतिक व सामाजिक दशा का परिचय मिलता है प्राचीन स्मारकों और भग्न अवशेषों से दक्षिण भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है दक्षिण भारत का इतिहास जानने में मुद्राओं का महत्व बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुद्राओं का एक प्रकार से योगदान आपसे पूछ रहा है कि मुद्राएं एक प्रकार से कहाँ तक उपयोगी रही हैं। तो खास करके दक्षिण भारत के सिक्के उत्तर भारत के सिक्कों की तुलना में छात्रों के लिए अधिक कठिनाइयाँ प्रस्तुत करते हैं और उनके संबंध में किए जाने वाले परिश्रम का उतना फ़ायदा भी नहीं होता है। आप देखिएगा सचमुच पुराने सिक्के दुर्लभ हैं और उनमें तिथियां नहीं होती हैं और समझ में आने लायक उपाख्यान भी कम मिलते हैं दक्षिण भारत में, और अक्सर केवल राजा का नाम या राजा की उपाधि जो है और इन पर लिखावट व चित्र भी आप देखेंगे तो भद्दे और अस्पष्ट होंगे, जो कि दिखाई नहीं पड़ेंगे। समकोण चतुर्भुज आकार के मिलावटी चांदी के टुकड़े और कई छोटे छेदों के चिन्ह एक प्रकार से सिक्कों पर आपको मिलेंगे दक्षिण भारत के। और इसके अलावा आप देखते हैं छोटे छोटे छेदों वाले तांबे के सिक्के करीब 200 ईस्वी पूर्व प्रचलन में आए होंगे और दक्षिण भारत के सिक्कों पर तिथियों का अंकन कम मात्रा में किया गया। तो इससे छात्रों को या फिर लोगों को कठिनाई होती है उस समय के इतिहास के बारे में जानकारी ग्रहण करने को लेकर के, लेकिन फिर भी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चोल राजाओं में राजेंद्र प्रथम और राजा धीराज प्रथम तथा चालुक्य राजा राजरात्र के सिक्कों में केवल एक ही लिपि में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये सिक्के 1955 ईस्वी में प्राप्त हुए थे। तो कुल मिलाकर के इसी प्रकार से चीज़ें हैं और चर्चा करते हैं इसके बारे में। तो प्राचीन काल में प्रचलित मुद्राएं तथा सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं। इन पर खुदे अक्षर तत्कालीन लिपि का परिचय कराते हैं और इन पर जो चिन्ह अंकित होते हैं वे तत्कालीन रुचियों की जानकारी प्रदान करते हैं। सिक्कों पर अंकित तिथियां जो होती हैं वो क्रम निर्धारण में सहायता देती हैं। तो एक प्रकार से ये क्रम निर्धारण में कि भाई ये राजा कब रहे होंगे, तो सिक्कों के माध्यम से जानकारी मिलती है। और दक्षिण भारत के 2 तरह के सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला सिक्का तो बाराह होता है जो कि छून या पगोडा तथा परोडा भी कहलाते हैं। तो वो सिक्का मिलता है हमको जो कि 50 से 60 ग्रेन का होता है, बराह या छून या पगोडा या परोडा कुछ भी आप बोलें। और दूसरा जो सिक्का होता है उसको बोलते हैं फैनम। फैनम जो होता है 12वां या 10वां भाग होते हैं और 5 से लेकर के 6 ग्राम का सिक्का होता है ये फैनम। तो एक प्रकार से ये सिक्के दक्षिण भारत में प्रचलित हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है किन्हीं 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। तो पहला विदेशी यात्री कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की अगर बात, पहला मतलब ये नहीं, मेगास्थनीज की पुस्तक है इंडिका, उसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो विदेशी विवरण में मेगास्थनीज है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये कहता है कि यूनान के समृद्धि काल में भारत तथा मिस्र के बीच व्यापार होता था जो कि रोमन काल में और भी बढ़ गया था। और एक प्रकार से ये बताता है मेगास्थनीज जो इंडिका पुस्तक लिखता है। ठीक है, ये बात है। दूसरा विद्वान है स्ट्रैबो। स्ट्रैबो एक प्रकार से इसकी बात किया है तो ये रोम निवासियों की दक्षिणी भारत की जानकारी पर प्रकाश डालता है। ठीक है, प्रसिद्ध इतिहासकार है स्ट्रैबो। इसके अलावा आप देखिएगा टालेमी हो गए, मार्को पोलो हो गए, तो ये सब भी हैं। ठीक है, टालेमी एक प्रकार से खास करके बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देने को लेकर के। ठीक है, तो एक प्रकार से इसी प्रकार से टालेमी, मार्को पोलो, इन सभी लोगों ने जो अपने ग्रंथ लिखे, पुस्तकें लिखी हैं, उसके माध्यम से दक्षिण भारत के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा इब्न बतूता के बारे में, मतलब दक्षिण के भारत के बारे में जानकारी इब्न बतूता के रचना में भी कुछ मिलती है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानकारी करने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है तमिल साहित्य के बारे में लिखिए। तो तमिल साहित्य दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में अत्यंत उपादेय है। प्राचीनतम तमिल साहित्य
जिसे संगम साहित्य भी कहा जाता है। ये दक्षिण भारत के एक युग विशेष इतिहास एवं संस्कृति के अध्ययन के एकमात्र स्रोत हैं। आपको बता दूं संगम साहित्य के बारे में मैंने आपको बताया भी था। संगम 3 संगम का आयोजन हुआ था, आप लोगों को पता होगा 3 संगम कौन कौन से हुए थे, कहाँ कहाँ पर। प्रथम संगम का आयोजन जो करते थे वो पांड्य जो राजवंश के शासक थे वो क्या करते थे। प्रथम जो संगम है उसकी राजधानी मदुरा थी, यानी मदुरई, ठीक है। और खास करके अब तो मदुरा समुद्र में विलीन माना जाता है अब। और प्रथम संगम के अध्यक्ष जो थे वो अगस्त ऋषि थे, बात ध्यान रखिएगा। द्वितीय संगम जो आयोजन हुआ वो भी पांड्य शासकों के द्वारा किया गया था। कपाटपुरम राजधानी थी इसकी, अलवाई में आयोजित हुआ था ये, ठीक है। और ऋषि अगस्त इसके अध्यक्ष थे द्वितीय संगम के भी। और तृतीय संगम जो है इसकी राजधानी मदुरा थी और पांड्य शासकों ने वहीं पर आयोजन किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम था नक्कीर। तो एक प्रकार से 3 संगम साहित्य जिसमें तमाम लोगों ने एक प्रकार से अपने अपने रचनाओं को प्रस्तुत किया, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 6ठा नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत का इतिहास जानने में कन्नड़ साहित्य का क्या योगदान है। दक्षिण भारत के इतिहास अध्ययन में कन्नड़ साहित्य का विशिष्ट योगदान है या महत्व है। तमिल भाषा के बाद दक्षिण भारतीय भाषाओं में कन्नड़ भाषा जो है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। कन्नड़ों का क्रीड़ा स्थल मध्य जो दक्कन का पठार है वहीं पर स्थित कर्नाटक प्रदेश रहा है। तो यहाँ पर एक प्रकार से कन्नड़ साहित्य का योगदान है और कन्नड़ एक प्रकार से यहीं से कर्नाटक के मध्य दक्कन से एक प्रकार से उदय मानी जाती है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न है, कविराज मार्ग के रचनाकार कौन है। तो राष्ट्रकूट नरेश नृपतुंग ने कविराज मार्ग की रचना करी है, जो कि दक्षिण भारत के बारे में जानकारी भी देती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 8वां नंबर प्रश्न है, किसी कन्नड़ गद्य लेखक का नाम बताइए। तो दुर्विनीत ख्याति प्राप्त कन्नड़ गद्य लेखक थे, ठीक है। कौन? दुर्विनीत, ये एक प्रकार से प्रसिद्ध कन्नड़ गद्य लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न, नरसिंह वर्मन प्रथम कौन था। नरसिंह वर्मन प्रथम की अगर बात की जाए तो ये महेंद्र वर्मन के पश्चात इसका पुत्र नरसिंह वर्मन जो है ये नरसिंह वर्मन प्रथम ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है। और भी इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम। और यह पल्लव वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक था, ठीक है। पल्लव वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक था कौन? नरसिंह वर्मन जो प्रथम था। ओके, किसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई? नरसिंह वर्मन प्रथम जो था ये पल्लव वंश का सबसे योग्य और प्रतापी राजा था। चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक जो हुए हैं पुलकेशिन द्वितीय, उसने नरसिंह वर्मन प्रथम पर भी आक्रमण किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम जो था वो एक योग्य था, कूटनीतिज्ञ एक प्रकार से शासक था। और उसने लंका के नरेश मान वर्मा की सहायता से पुलकेशिन द्वितीय को पराजित भी किया था। जबकि पुलकेशिन द्वितीय जो है बहुत ही वीर शासक था और इस पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी पराजित किया था। उत्तर भारत में हर्षवर्धन थे, उनको भी पराजित किया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था पल्लव वंश का सबसे योग्य और प्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, योग्य था, कूटनीतिज्ञ था और लंका के नरेश थे उस समय मान वर्मा, उनकी सहायता से पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया और पुलकेशिन द्वितीय युद्ध भूमि में मारा गया। नरसिंह वर्मन ने चोलों, चेरों और पांड्यों पर भी आक्रमण किया और उन पर भी विजय प्राप्त करी, यानी चोलों को पराजित किया, चेर राज्य को पराजित किया, पांड्यों को पराजित किया, सबको पराजित किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो बड़ा फेमस एक प्रकार से शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ा जाए तो नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में जानकारी आपको मिल गई। ओके, तो कहाँ पल्लव वंश का शासक है नरसिंह वर्मन प्रथम। ओके, और भी तमाम सारे शासक हुए हैं जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में, और ख़ास करके महेंद्र वर्मा के बाद महेंद्र वर्मा के पुत्र हैं ये, ठीक है। और उसके बाद में गद्दी पर बैठते हैं, खास करके 630 ईस्वी से लेकर के 640 ईस्वी के बीच गद्दी पर बैठते हैं और बाहुबल से पल्लवों को सुदूर दक्षिण की एक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करा। और इसकी उपाधि भी एक है, महामल्ल की उपाधि भी इसको धारण जो है प्रकार से हुई है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका, 10वां नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न आपका है, महेंद्र वर्मा द्वितीय, महेंद्र वर्मन के इतिहास पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो महेंद्र वर्मन की अगर बात की जाए तो महेंद्र वर्मन जो है ये सिंह विष्णु की मृत्यु के पश्चात महेंद्र वर्मन राजा बनता है और इस समय चालुक्य में पुलकेशिन द्वितीय राज्य कर रहा था, ठीक है। और उसे महेंद्र वर्मन पर आक्रमण किया। महेंद्र वर्मन के हाथ से उत्तरी प्रदेश पुलकेशिन द्वितीय के हाथ से चला गया
और पुलकेशियन द्वितीय ने यहाँ पर अपने छोटे भाई विष्णु वर्मन को गवर्नर नियुक्त किया। महेंद्र वर्मन अपने शासन के प्रारंभिक चरण में जैन था, परंतु बाद में शैव धर्म स्वीकार कर लिया और उसने मत विलास, गुणभार आदि उपाधियाँ भी धारण करी। किसने? महेंद्र वर्मन ने। और मत विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना भी करी महेंद्र वर्मन ने। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा महेंद्र वर्मन के बारे में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, ध्यान रखिएगा महेंद्र वर्मन प्रथम इंपॉर्टेंट शासक है, ठीक है। तो सिंह विष्णु जो है एक प्रकार से कांची के जो महान पल्लव शासक हैं उनमें नाम आता सिंह विष्णु का। और सिंह विष्णु के बाद में इनका पुत्र है, सिंह विष्णु के लड़के हैं महेंद्र वर्मा प्रथम। 600 ईस्वी के आसपास जो है पल्लव वंश के शासक हुए हैं महेंद्र वर्मा प्रथम, और महानतम शासक माने जाते हैं पल्लव वंश के, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और महेंद्र वर्मन प्रथम के काल में आप देखिएगा साम्राज्य जो है पल्लव वंश का राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक और कलात्मक दृष्टि से उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था। और अभिलेखों के आप देखिएगा, अभिलेखों में इसके लिए जो है विचित्र चित्त, मत विलास, चित्रकारी पुल्ली, इसके अलावा चेतकारी, गुणभर, शत्रुमल, ललिता अंकुर, अवनिभाजन, संकीर्ण जाति, इन तमाम प्रकार की उपाधियां जो है महेंद्र वर्मन प्रथम को दी गई हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न शासक हैं ये। ओके, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। 11वां नंबर प्रश्न आपका है, प्रयाग प्रशस्ति किस पल्लव शासक का उल्लेख है? तो प्रयाग प्रशस्ति में दंती वर्मन नामक पल्लव शासक का उल्लेख मिलता है। किसका? दंती वर्मन का उल्लेख मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका दंती वर्मन का, दंती वर्मन जो है ये नंदी वर्मन और उसकी राष्ट्रकूट रानी थी रेवा, उनका लड़का है नंदी वर्मन, और राष्ट्रकूट रानी रेवा का पुत्र है दंती वर्मन, ठीक है। रेवा जो थी राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग की कन्या थी, और दंती दुर्ग ने 800 ईस्वी से लेकर के लगभग 846-47 ईस्वी तक शासन किया है दंती वर्ग ने। और दंती वर्ग के काल में पल्लव और राष्ट्रकूट संबंध में मित्रता से शत्रुता में बदल गए थे। जब इसका शासन था तो उससे पहले मित्रता थी राष्ट्रकूट और पल्लव में, लेकिन शत्रु हो गए उसके बाद में, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश में गोविंद तृतीय शासक हो गया था उसी समय। और 804 ईस्वी में गोविंद तृतीय ने कांची पर आक्रमण कर लिया, नंदी वर्मन जिसमें पराजित हो गया था, और उसने गोविंद के अधीन रहना स्वीकार कर लिया था। तो एक प्रकार से ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। दंती वर्मन वैष्णव धर्म को मानने वाला था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। 12वां प्रश्न आपका, पल्लव वंश के संस्थापक शासक के बारे में लिखिए। तो बप्पदेव पल्लव वंश का प्रतिष्ठापक था। बप्पदेव के अधीन आंध्रपद यानी तेलुगु आंध्रपद तथा तमिल तोंडमंडलम दोनों थे। आंध्रपद की राजधानी धान्यकूट यानी अमरावती के पास धरणीकोट तथा तोंडमंडलम की कांची यानी आधुनिक कांजीवरम ये राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 13वां नंबर प्रश्न है, पल्लवों का संक्षेप में साहित्यिक अवदान लिखिए। तो पल्लव नरेशों ने साहित्य को विशेष प्रोत्साहन तथा संरक्षण प्रदान किया था। संस्कृत भाषा का प्रचलन अधिक था। पल्लव नरेशों ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था संस्कृत भाषा को। राजकीय आदेशों, आज्ञापत्रों तथा अभिलेखों में उत्कृष्ट संस्कृत का प्रयोग किया गया है संस्कृत भाषा का। साथ ही अनेक स्थानीय भाषाएं भी प्रचलित थी इस समय। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना करके अपनी साहित्यिक प्रतिभा तथा अभिरुचि का परिचय दिया था। तो एक प्रकार से पल्लवों का यह योगदान रहा है साहित्यिक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न आपका है 14 नंबर, पल्लव युगीन 4 कलात्मक शैलियों के नाम लिखिए। तो महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राज शैली और अपराजित शैली, ये 4 शैलियां हैं पल्लव युगीन, ठीक है। कौन सी? महेंद्र शैली, मामल्ल शैली, राज शैली, अपराजित शैली। ये एक प्रकार से वास्तुकला और एक प्रकार से कला है, एक प्रकार से वास्तुकला और कला की जो शैलियाँ हैं वो हैं, ठीक है, भवन निर्माण की या फिर अन्य चीज़ की। मामल्ल शैली क्या है? तो इस शैली का विकास 625 ईस्वी से लेकर के 674 ईस्वी तक निश्चित किया जा सकता है। मामल्ल शैली का प्रमुख केंद्र जो है मामल्लपुरम था, और इस शैली के अनेक मंडपों तथा इस शैली में आप देखिएगा तो अनेक मंडपों तथा रथों का निर्माण हुआ है। इस शैली के मंडपों की स्थापत्य कला विशेष उल्लेखनीय है। मामल्ल शैली के रथ 7 पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, चलिए।
अच्छा, मामल्ल शैली जो है खास करके इसका मंडप शैली के बाद में विकास हुआ है, मामल्ल शैली का। ओके। और ख़ास करके महान पल्लव शासक थे नरसिंह वर्मा प्रथम महामल्ल, उन्हीं के काल में हुआ था। और चूंकि इनकी महामल्ल उपाधि थी इसलिए इसको जो है महामल्ल शैली भी कहा गया। ठीक है, ये बात ध्यान ध्यान रखिएगा। और इस शैली के सभी स्मारक जो है मामल्लपुरम यानी महाबलीपुरम में विद्यमान है। ठीक है, जिसमें पर्वत पर 10 मंडप बनाए गए हैं। ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसे जो है आदि वराह मंडप या महिषासुर मर्दनी मंडप, पंच पांडव मंडप, रामानुज मंडप, ये सब बने हुए हैं और अलंकृत हैं और अच्छे दिखते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और स्तंभ इसके पतले हैं, मंडप का आकार छोटा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट शैली है ये। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 16वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि गोविंद तृतीय कौन था, बताएं सभी लोग भाई। प्रश्न आपका है गोविंद द्वितीय कौन था। तो गोविंद द्वितीय जो था, गोविंद द्वितीय कृष्ण प्रथम के शासन काल में ही युवराज बन चुका था, परंतु 722 ईस्वी में अपने पिता की मृत्यु के बाद में ये गद्दी पर बैठा। गोविंद द्वितीय अपने पिता के समान एक योग्य शासक था, मतलब एक शासक नहीं था, एक विलासी शासक था ये गोविंद द्वितीय। धुलिया के लेख से विदित होता है कि गोविंद द्वितीय राजा बनने के पश्चात अपने छोटे भाई ध्रुव को नासिक एवं खानदेश का गवर्नर नियुक्त किया था। तो एक प्रकार से ये है गोविंद द्वितीय। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। गोविंद द्वितीय के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न ऐसे एग्जाम में पूछेगा गोविंद द्वितीय के बारे में, तो आप आसानी से बता पाएंगे जब पढ़े रहेंगे। गोविंद द्वितीय जो है एक प्रकार से कृष्ण प्रथम के लड़के हैं, ये बात ध्यान रखिए। कृष्ण प्रथम के 2 पुत्र थे, एक गोविंद द्वितीय थे जिसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, और एक का नाम था जो है जगतुंग। ठीक है, तो जगतुंग और गोविंद द्वितीय ये कृष्ण प्रथम के पुत्र थे और ये राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, कहाँ के, राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं। और गोविंद कृष्ण प्रथम के बाद शासक जो बनता है वो खास करके ये बनता है गोविंद द्वितीय, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके। और गोविंद द्वितीय 773 ईस्वी से लेकर के लगभग आप देखिएगा 773 ईस्वी से लेकर के 780 तक जो है शासन करता है गोविंद द्वितीय। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। और गोविंद द्वितीय ने कांची, गंगवाड़ी, बेंगी और मालवा के राजा थे उनकी सहायता से युद्ध किया, परंतु ध्रुव जो है विजयी हुआ इसमें। ठीक है, ध्रुव से युद्ध एक प्रकार से किया था इसने। आपको बताऊंगा कि गोविंद जो है विलासी था ये, और विलासी होकर के प्रशासनिक कार्यों से विमुख हो जाता है, एक समय आता है। तो यह देखते हुए उसका छोटा भाई जो है ध्रुव, वो उसने गोविंद के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। दोनों में फिर युद्ध होता है। फिर गोविंद जो है कांची, गंगवाड़ी और बेंगी और मालाओं के राजाओं की सहायता से एक प्रकार से ध्रुव पर आक्रमण करता है, लेकिन फिर भी ध्रुव विजयी होता है और गोविंद मार डाला जाता है इसी युद्ध में। और उसके बाद में फिर ध्रुव शासन करता धारावर्ष जिसका नाम है। ठीक है, गोविंद द्वितीय के बाद छोटा भाई उसका है वो राष्ट्रकूट की गद्दी पर बैठता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, 17वां नंबर प्रश्न है, अमोघ वर्ष कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अमोघ वर्ष के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। अमोघ वर्ष कौन था, तो अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था। किसका भाई, गोविंद तृतीय का पुत्र था अमोघ वर्ष, और बड़ा फेमस नाम है अमोघ वर्ष का। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। गोविंद तृतीय का पुत्र था और ख़ास करके सिंहासन रोहड़ के मतलब सिंहासन पर बैठने के समय वह अल्पवयस्क था, यानी कि छोटा था, और उसने एक प्रकार से 814 ईस्वी के आसपास गद्दी पर बैठा। राज्याभिषेक के अवसर पर अमोघ वर्ष नाम ग्रहण किया और इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ ये। और महाराजा धीराज, परम भट्टारक, महाराज सर्व, प्रभूत वर्ष, जगतुंग, नृपतुंग, रट्ट मार्तंड, वीर नारायण, इसके अलावा अतिशय धवल, बल्लभ, पृथ्वी बल्लभ, ये तमाम प्रकार की उपाधियां जो है ये अमोघ वर्ष की ही उपाधियां हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और ख़ास करके अमोघ वर्ष प्रथम जो है वो आप देखिएगा इसकी जन्म तिथि के संबंध में विवाद है। कुछ विद्वान 808 ईस्वी और कुछ विद्वान 803 ईस्वी मानते हैं। पुत्र के अल्पवयस्क होने के कारण से गोविंद तृतीय ने अपने जीवन काल में ही भतीजे कर्क को उसका संरक्षक नियुक्त कर दिया, और कर्क ने स्तंभ के विरुद्ध गृह युद्ध में गोविंद तृतीय की सहायता भी करी थी। ठीक है, तो अमोघ वर्ष एक प्रकार से बड़ा ये भी शासक रहा है, इंपॉर्टेंट शासक है, कई सारी उपाधियाँ इसकी हैं। अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है राष्ट्रकूट शब्द की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रकूट शब्द की बात की जाए तो राष्ट्रकूट नाम की उत्पत्ति, राष्ट्रकूट शब्द जो है राष्ट्र और कूट 2 शब्दों से मिलकर के बना है। राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है क्षेत्र या जिला,
कूट का अर्थ होता है मुख्य या प्रधान। तो यह एक प्रशासनिक पद के आधार पर प्रचलित था और वे राज्य की प्रशासनिक इकाई राष्ट्र के प्रधान होते थे। और इसी प्रकार ग्राम जो है, ग्राम कूट शब्द का भी प्रचलन प्राप्त होता है। ग्राम कूट ग्रामों और राष्ट्रकूट राष्ट्र के शासक थे। सर्वप्रथम वातापी के चालुक्य नरेश के ताम्रभिलेख में राष्ट्रकूट शब्द का प्रयोग मिलता है। तो राष्ट्रकूट शब्द की व्याख्या इस प्रकार से आप कर सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक जो था दंती दुर्ग था। 752 ईस्वी में एक प्रकार से गद्दी पर बैठा। इसकी राजधानी मनकिट या मानखेत यानी वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट है, वो एक प्रकार से राजधानी थी दंती दुर्ग की। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था ये। अगला प्रश्न 20वां नंबर प्रश्न देखिएगा, रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के एकाश मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है, उसका निर्माण पल्लव राजा थे नरसिंह वर्मन प्रथम, उनके द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया, मतलब सजावट नहीं की गई है। 21 नंबर क्वेश्चन है, कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था और राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है कांची के कैलाश मंदिर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 22 नंबर प्रश्न है, वह राष्ट्रकूट शासक कौन था जिसने प्रथम बार यानी पहली बार त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश था, धर्मपाल उसको पराजित किया ध्रुव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न आप देखिएगा। प्रश्न है, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाएं जो हैं ये सब महाराष्ट्र में स्थित है, जिनका निर्माण जो है राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं यानी कि पत्थर की गुफाएं हैं और इसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से लेकर के 29 तक हिंदुओं और 30 से लेकर के 34 जो गुफाएं हैं वो जैन गुफाएं मानी जाती हैं। तो शुरू से लेकर के 12 नंबर तक की गुफा जो है बौद्धों से रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से, 13 से लेकर के 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म से रिलेटेड है और 30 से लेकर के 34 तक जो जैन धर्म से रिलेटेड गुफा है। ठीक है, एलोरा में। अगला क्वेश्चन आपका 25 नंबर प्रश्न है, दंती दुर्ग कौन था? यह राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था अथवा करके। तो कोई प्रश्न पूछेगा तो आपको यही लिखना है क्या कि राष्ट्रकूटों में दंती दुर्ग प्रथम प्रभावशाली राजा हुआ और वह इंद्रराज द्वितीय का पुत्र था। उसकी माता एक प्रकार से भावनागा वो चालुक्य राजकुमारी थी, जिन्हें खास करके इंद्रराज ने उसके विवाह के अवसर पर छीन करके लाया था और दंती दुर्ग ने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चालुक्यों की शक्ति को छीन कर दिया था। ये बात ध्यान रखिए। तो दंती दुर्ग भी महान शासक है एक प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न 26 नंबर देखेंगे, ध्रुव के बारे में आप क्या जानते हैं? फटाफट से आप बताइएगा। तो ध्रुव जो है, ध्रुव धारावर्ष की बात की तो 780 से लेकर के 793 ईस्वी तक एक प्रकार से गद्दी पर रही है। धूलिया ताम्रपत्र से गोविंद द्वितीय की अंतिम तिथि 779 प्राप्त होती है और प्रतीत होता है कि उसने 780 ईस्वी के लगभग गोविंद द्वितीय को सिंहासन च्युत कर राजसत्ता हस्तगत कर ली और उसका विवाह विष्णुवर्धन चतुर्थ यानी बेंगी शासक की पुत्री थी शील भट्टारिका, उनके साथ हुआ था, जो कि उसकी राजमहिषी भी थी। तो एक प्रकार से ध्रुव धारावर्ष की पत्नी ये थी। अगला क्वेश्चन आप देखिए 27 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट चित्रकला पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो अपनी साज सज्जा के कारण एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो एक प्रकार से कैलाश मंदिर रंग महल के नाम से जाना जाता है। एलोरा और एलिफेंटा की छतों पर अनेक चित्र भी बने आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अब जो है बहुत सारे चित्र नष्ट हो चुके हैं और श्री सी शिवरात मूर्ति ने राष्ट्रकूट चित्रकला पर बादामी चित्रकला के प्रभाव को स्वीकार किया है। एलिफेंटा में चित्रकला के उदाहरण अवशिष्ट हैं, निस्संदेह राष्ट्रकूट चित्रकला की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हैं। तो ये राष्ट्रकूट चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 28 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश ने भारत पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो राष्ट्रकूट वंश ने भारत पर 225 वर्ष तक लगभग शासन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न आपका, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में पूछ लेगा चालुक्य वंश के बारे में। बताइए चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है भाई?
चालुक्य वंश के संस्थापक की बात कर रहा है। तो इस राजवंश का संस्थापक कौन है? राजा जय सिंह है। ठीक है, कौन है भाई? जय सिंह है। ओके। और बड़ा वीर, पराक्रमी, महत्वाकांक्षी और उत्साही व्यक्ति था ये राजा जय सिंह। युद्ध करना उसकी प्रमुख रुचि थी। उसने कदम्बों को पराजित करके महाराष्ट्र के कुछ भाग पर अधिकार जमा कर लिया, एक छोटे से राज्य की नींव डाल दी। उसकी मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र रणराज शासक बना और उसने चालुक्यों के राज्य का विस्तार किया। उसके राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन से संबंधित घटनाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं हो गया पाया है। प्रतीत होता है कि वह स्वतंत्र शासक नहीं था। ठीक है, ऐसा पता चलता है रणराज शासक के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 30वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, पश्चिमी चालुक्यों यानी कल्याणी के कौन प्रथम शासक स्वतंत्र शासक हुआ? तो कल्याणी के शासकों की अगर बात किया, कल्याणी के चालुक्यों की, तो एक प्रकार देखिए, एक वातापी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्य हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, और चैप्टर वाइज जब मैं मॉडल पेपर आपको दिया था ऑब्जेक्टिव वाला, तो उसमें विस्तार से हमने बताया हुआ है। तो पश्चिमी चालुक्यों को कल्याणी का चालुक्य कहा जाता है। तो पश्चिमी चालुक्यों में प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था भाई? तो पश्चिमी चालुक्यों का प्रथम स्वतंत्र शासक तैलाब द्वितीय था, और विक्रमादित्य चतुर्थ तथा बोंथा देवी से उत्पन्न हुआ था ये तैलाब द्वितीय। कल्याणी के चालुक्यों का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास तैल अथवा तैलाब द्वितीय के समय प्रारंभ हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, पुलकेशियन प्रथम कौन था? बताइएगा। तो जयसिंह की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र पुलकेशियन प्रथम सिंहासन पर बैठता है, और उसने लगभग 535 ईस्वी से लेकर के 566 ईस्वी तक राज्य किया, और इस वंश का पहला महाराज तथा हम उसे चालुक्य वंश की राजनीतिक सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं। किसको? पुलकेशियन प्रथम को। और उसने सत्याश्रम, श्री वल्लभ, रण विक्रम, ये सभी उपाधियां भी धारण करी थी। और हिरण्यगर्भ, अश्वमेध, अनिष्टम, अग्निचयन, वाजपेय, बाहु, सुवर्ण, पुंडरीक आदि यज्ञों का संपादन करता भी कहा जाता है पुलकेशियन प्रथम को। तमाम प्रकार के यज्ञ वगैरह किया था। ठीक है, जिसके नाम मैंने अभी आपको बताए। अगला प्रश्न है 32 नंबर, पुलकेशियन की समस्याएं बताइए। तो जिस समय पुलकेशियन द्वितीय सिंहासन पर बैठा, उस समय चालुक्य राज्य की दशा जो थी वो शोचनीय थी। युद्ध मतलब गृह युद्ध, खास करके अनिश्चितता को एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे अनिश्चितता के कारण से अनेक अधीनस्थ राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ऐसी दशा में पड़ोसी नरेश अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप आक्रमण करने को उद्यत थे, और इन परिस्थितियों में पुलकेशियन के समक्ष दो प्रमुख समस्याएं थी। पहली तो अधीनस्थ राज्यों के विद्रोहों तथा गृह युद्ध का दमन करना, दूसरा बाह्य आक्रमणकारियों का सामना करना। एहोल अभिलेख में इस संकटापन्न स्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि संपूर्ण संसार शत्रु रूपी अंधकार से आच्छन्न हो गया था। तो ये पुलकेशियन द्वितीय के बारे में चीज़ें हैं जो कि एक प्रकार से इम्पोर्टेंट शासक हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 33 नंबर प्रश्न है, विक्रमांक देवचरित। तो विक्रमांक देवचरित के रचयिता महाकवि बिल्हड़ है, कश्मीर के निवासी थे बिल्हड़, और यह कृति विक्रमादित्य के जीवन काल और चालुक्यों के इतिहास पर पूर्ण प्रकाश डालती है। ग्रंथ के 13 सर्गों में माधुर्य और प्रसाद का पर्याप्त पुट आपको दिखाई देगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिणापथेश्वर की उपाधि किस शासक ने धारण करी थी? तो पुलकेशियन द्वितीय वातापी चालुक्य शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी और महान शासक था, और इसी ने खास करके वातापी के चालुक्य वंश के एक प्रकार से महानतम शासक पुलकेशियन द्वितीय ने ही धारण करी थी दक्षिणापथेश्वर की उपाधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35 नंबर आ चुका है, पुलकेशियन द्वितीय कौन था? तो सन 609 ईस्वी में चालुक्य राज सिंहासन पर बालात अधिकार प्राप्त करके मतलब जबरदस्ती राज सत्ता का उपयोग करने वाला पुलकेशियन द्वितीय भारतीय इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और उसके महत्व के दो प्रमुख कारक है। पहला तो उसने चालुक्य शक्ति को स्थापित देने का अस्थायित्व देने के लिए अपनी विजय वाहिनी सेना को लेकर के दक्षिण भारत की परिक्रमा की, तथा दूसरे उसने भारतीय इतिहास में प्रथम बार उत्तरापर्थ के सर्वशक्तिमान सम्राट थे हर्षवर्धन उनको सफल चुनौती भी दी थी। तो एक प्रकार से ये था पुलकेशियन द्वितीय, जो कि वातापी के चालुक्य वंश का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य युद्ध कब लड़ा गया था? तो एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य युद्ध जो लड़ा गया था 630 से 634 ईस्वी के मध्य हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है आपका कि 37 नंबर की दंती दुर्ग की किन्हीं 4 विजयों का उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है।
दंती दुर्ग की 4 विजय। पहली विजय सिंध की विजय, दूसरी विजय कौशल की विजय, तीसरी विजय मध्य प्रदेश की विजय और चौथी है कांची की विजय। तो ये 4 विजय जो है दंती दुर्ग की बड़ी फेमस विजय हैं, ठीक है, जो कि आपके समक्ष दिखाई पड़ रही हैं। अगला क्वेश्चन से आपका 38 नंबर प्रश्न देखिएगा, कृष्ण प्रथम कौन था बताएं। तो चित्तल दुर्ग लेख से ज्ञात होता है कि दंती दुर्ग जो था ये पुत्रहीन मरा था और उसकी मृत्यु के बाद में उसका चाचा जो था कृष्ण राष्ट्रकूट साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनता है और उसने राज्यरोहण के समय शुभ तुंग और अकाल वर्ष नामक उपाधियां धारण करी थी, ठीक है, कृष्ण प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर प्रश्न है, कृष्ण प्रथम की विजयों का उल्लेख कीजिए। तो कृष्ण प्रथम की विजय निम्नलिखित है। पहला चालुक्यों से युद्ध किया था कृष्ण प्रथम ने, दूसरा गंगों से युद्ध किया, तीसरा बेंगी से युद्ध किया और चौथा दक्षिण के कोंकण में युद्ध भी किया था इसने। तो ये कृष्ण प्रथम की विजयी हैं। अगला क्वेश्चन साहब, कृष्ण द्वितीय कौन था। तो कृष्ण द्वितीय जो था अमोघ वर्ष की मृत्यु के पश्चात उसका लड़का जो है कृष्ण द्वितीय, ये अमोघ वर्ष का लड़का है, वो गद्दी पर बैठा और कृष्ण द्वितीय ने गंग, कलिंग, अंग, गुर्जर, लाट इन सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करी। कृष्ण द्वितीय ने मतलब प्रतापी शासक था और उसने मतलब उसके इन विजयों से में खास करके स्वासुर कोकल ने बड़ी सहायता की थी इसकी, जो ससुर थे इनके। पीठापुरम अभिलेख से विदित होता है यानी ज्ञात होता है कि चालुक्य नरेश विजयादित्य की मृत्यु के बाद भीम राजा ने कृष्ण द्वितीय को पराजित किया था, ऐसा एक प्रकार से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन से 41 नंबर प्रश्न है, दक्कन का प्राचीन इतिहास पुस्तक किसने लिखी। दक्कन का प्राचीन इतिहास पुस्तक के लेखक हैं आपके कौन भाई, जो है जोवेन्यू डुवेरियल, ये दक्कन का प्राचीन पठार पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 42 नंबर प्रश्न है, कीर्तिवर्मन कौन था। तो पुलकेशियन प्रथम के उपरांत उसका पुत्र कीर्तिवर्मन 566 ईस्वी में सिंहासन पर बैठता है। पुलकेशियन प्रथम के उसने जो है पुलकेशियन प्रथम ने अपने निकटवर्ती राज्यों पर जो सफलता प्राप्त की थी, कीर्तिवर्मन ने उसका सदुपयोग किया और उसके समय में वातापी के चालुक्यों की शक्ति में बहुत वृद्धि हो गई थी कीर्तिवर्मन के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 43 नंबर प्रश्न, आप देखिएगा। प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय की विजयों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो गोविंद, ये बीए सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर की क्लास चल रही है एंसेंट हिस्ट्री की, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न आपका, राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय की विजयों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो गोविंद तृतीय की बात की जाए तो 793 से लेकर के 814 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा और इसके मतलब ध्रुव के 4 पुत्र थे, स्तंभ, कर्क, गोविंद और इंद्र। इन चारों ही उसके शासनकाल में किसी प्रदेश के गवर्नर रहे। ध्रुव ने अपने कनिष्ठ पुत्र को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था। वह लगभग 793 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गोविंद को सिंहासन रूढ़ करने के थोड़े ही दिनों पश्चात ध्रुव की मृत्यु हो जाती है और गोविंद तृतीय जो होता है ये फिर आगे राजपाट संभालता है। उसका सबसे बड़ा पुत्र स्तंभ था, जो गंगवडी का गवर्नर रहा था। यह अपने को सिंहासन का अधिकारी समझता था, तो एक प्रकार से, लेकिन वो ध्रुव ने किसको बैठाया था गद्दी पर, गोविंद को, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 44 नंबर प्रश्न है, तैल तृतीय कौन था। तो जगदेवमल्ल द्वितीय के भाई नुरमडी तैल के उसका कलचुरी मंत्री बिज्जल यानी कि बिज्जन प्रबल हो गया और इस मंत्री ने अन्य सामंतों की सहायता से तैल को तंग कर डाला और चालुक्यों की शक्ति को विच्छिन्न कर दिया, यहाँ तक कि वह स्वयं 1157 ईस्वी में स्वतंत्र हो गया और तैल को भाग जाना पड़ा और इस प्रकार 1157 ईस्वी से लेकर के 1182 ईस्वी तक चालुक्य शासन का लोप हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका 45 नंबर, आप सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न है, परमेश्वर वर्मन कौन था। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग भाई, परमेश्वर वर्मन कौन था, फटाफट से बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परमेश्वर वर्मन। तो परमेश्वर वर्मन प्रथम जो था, पिता महेंद्र वर्मन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात परमेश्वर वर्मन प्रथम राजा बनता है और खास करके इस काल में भी चालुक्य वंश मतलब चालुक्य और वंश का और पल्लव वंश का संघर्ष जारी रहा। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने इसके ऊपर आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था परमेश्वर वर्मन के और उसकी राजधानी कांची पर अधिकार भी कर लिया था परमेश्वर वर्मन के समय में ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर प्रश्न, सोमेश्वर द्वितीय कौन था। तो सोमेश्वर प्रथम की मृत्यु के बाद में उसका लड़का सोमेश्वर द्वितीय
1068 ईस्वी में कल्याणी के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ और उन दिनों उसका भाई विक्रमादित्य, जिसने अपने पिता के साथ साथ तथा अकेली विजय प्राप्त की थी, दक्षिण में चोलों से भिड़ा हुआ था। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर के वह राजधानी में आया और अपने भाई सोमेश्वर द्वितीय के सामने माथा टेका, किंतु बिल्हड़ विक्रमांक देवचरित से हमको पता चलता है, बिल्हड़ की जो रचना है विक्रमांक देवचरित, उससे हमें पता चलता है कि सोमेश्वर ने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 47 नंबर प्रश्न है, सोमेश्वर तृतीय कौन था? तो विक्रमादित्य की मृत्यु के उपरांत कल्याणी के चालुक्य कुल का पतन आरंभ हो गया और उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र सोमेश्वर तृतीय था, जिसने 1126 ईस्वी से लेकर के 1138 ईस्वी तक राज्य किया और उसकी बहुत सी संदेहास्पद विजयों का वर्णन मिलता है। यह विद्या व्यसनी और शिक्षा के लिए अत्यधिक सचेष्ट था सोमेश्वर तृतीय, और इसने मान सोलास नामक ग्रंथ का प्रणयन भी किया, जिसमें विविध विषयों का उल्लेख भी मिलता है। सोमेश्वर तृतीय ने ही लिखा था। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर प्रश्न है, सोमेश्वर चतुर्थ कौन था? तो तैल के पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ ने 1182 ईस्वी में अपनी जो है पैतृक राज्य भूमि का कुछ अंश जीत लिया और धारवाड़ जिले में खास करके अग्निगिरी को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ वह 1189 ईस्वी तक था और उसके पश्चात हमें उसके विषय में भी कुछ नहीं ज्ञात होता है। अनुमान किया जाता है कि उसका अंत अपने राज्य की रक्षा करने में हो गया, क्योंकि देवगिरी के यादवों तथा द्वार समुद्र के होयसल उन दिनों प्रबल हो गए थे और ये चालुक्यों पर आए दिन छापे मारते रहते थे। लगभग 1190 ईस्वी में यादवों ने चालुक्य वंश का अंत कर दिया, ये ध्यान रखेंगे। ओके, तो सोमेश्वर चतुर्थ के बारे में ये बातें आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 49 नंबर प्रश्न है, विजयालय कौन था? तो चोल वंश की महत्ता विजयालय के द्वारा पुनः स्थापित हुई और वह पहले पल्लवों का सामंत था, किंतु फिर स्वतंत्र होकर के विजय करने लगा और दक्षिण में उसने तंजौर पर अधिकार कर लिया। उसे अपनी राजधानी घोषित किया। तंजौर के अधिपति के खास करके मुतरैयर लोग जो पाठ्य राज्य जो है वर गुणवर्मन के मित्र थे। विजयपाल ने लगभग 871 ईस्वी तक राज्य किया। ठीक है, तो ये विजयालय ये था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न है, आदित्य प्रथम कौन था? तो विजयालय के उपरांत उसका पुत्र आदित्य प्रथम उसका उत्तराधिकारी बना और पराक्रमी था आदित्य प्रथम और अपने वंश की मर्यादा को बढ़ाया इसने। लगभग 890 ईस्वी में उसने पल्लव राज अपराजित बर्मन को परास्त करके तोंड मंडलम पर अधिकार कर लिया और उसने कोंगू देश पर अधिकार करके पश्चिमी गंगों का तलकांड भी जीत लिया। और आदित्य प्रथम शैव मतावलंबी था और उसने कई शैव मंदिर भी बनवाए थे। किसने? आदित्य प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने ऑब्जेक्टिव वाला मॉडल पेपर नहीं देखा तो 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, आप सभी लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 51 नंबर, राज प्रथम कौन था? तो लगभग 985 ईस्वी में सुंदर चोल का पुत्र राज प्रथम शासक बनता है और उसका वास्तविक नाम अरुमोलिवर्मन था। वह विकट पराक्रमी था राज प्रथम और उसके समय में ही चोलों की विजय तथा समृद्धि का इतिहास आरंभ होता है। और राज ने कई विरोध धारण किए, जैसे कि मतलब विरोध माने उपाधि, जैसे कि जो है मुम्मड्डी चोलादेव और जय गोंड चोल मार्तंड, ये सब उपाधियां जो है राज प्रथम ने ही धारण करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 52 नंबर, देखेंगे। बेंगी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? तो बेंगी के चालुक्यों का संस्थापक विष्णुवर्धन था। कौन था? विष्णुवर्धन था और इसकी राजधानी बेंगी यानी आंध्र प्रदेश में थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 53 नंबर, देखिएगा। प्रश्न है, बेंगी के चालुक्यों का महानतम शासक कौन था? तो विजयादित्य तृतीय बेंगी के चालुक्य वंश का महानतम सम्राट था और उसने साम्राज्य का विस्तार उत्तर में महेंद्रगिरी से लेकर के दक्षिण में पुलकेशियन झील तक किया। वस्तुतः यह बेंगी के चालुक्य साम्राज्य का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। बेंगी के चालुक्य में महानतम शासक का जो विजयादित्य तृतीय था उसके शासनकाल में एक प्रकार से विकास हुआ। अगला प्रश्न 54 नंबर, देखिएगा। गंगकोंड चोलपुरम को परिभाषित कीजिए। तो तमिलनाडु प्रांत के त्रिचन्नापल्ली जिले में स्थित गंगैकोंड चोलपुरम प्राचीन काल में चोल वंश के शक्तिशाली राजा राजेंद्र की राजधानी थी और इसकी स्थापना उसने
अपने गंगा घाटी के अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में करवाई थी। तो गंगकोंड चोलपुरम की बारे में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका 55 नंबर देखिएगा। प्रश्न है राष्ट्रकूटों का इतिहास जानने के साधन बताइए। तो राष्ट्रकूटों के इतिहास की जानने के साधन, पहला साधन है कि राष्ट्रकूट नरेशों के प्रमुख लेखों का विवरण निम्नलिखित है। पहला है दंती दुर्ग के एलोरा और सामंतगढ़ के ताम्र अभिलेख से जानकारी मिलती है राष्ट्रकूटों के बारे में। गोविंद तृतीय के राधनपुर और वनी दिंदोरी तथा बड़ौदा लेख से भी जानकारी मिलती है राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में। अमोघ वर्ष प्रथम का संजन लेख, उससे भी जानकारी मिलती है। इंद्र तृतीय का जो है कामलपुर लेख, इससे भी एक प्रकार से राष्ट्रकूटों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर, ऐहोल अभिलेख क्या है। तो ऐहोल अभिलेख का रचयिता रवि कीर्ति को माना जाता है और यह अभिलेख पद्य में विकसित किया गया है। इस लेख में संस्कृत भाषा का प्रयोग भी मिलता है ऐहोल अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखिएगा बृहदीश्वर मंदिर अथवा राजेश्वर मंदिर, दोनों का मतलब एक ही है। तो तंजौर का भव्य शैव मंदिर जो राजराजेश्वर अथवा बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, उसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था और इस मंदिर में द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना दिखाई पड़ता है। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा तथा लंबा यह मंदिर एक उत्कृष्ट कलाकृति है जो दक्षिण भारतीय स्थापत्य के चरमोत्कर्ष को उद्घोषित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 58 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। ठीक है। प्रश्न है 58 नंबर, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने करी थी। तैलप द्वितीय की राजधानी मान्यखेट थी। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 59 नंबर प्रश्न है, मिताक्षरा की रचना किसने करी थी। तो मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्या एक प्रकार से हुई है मिताक्षरा में। तो इसकी ग्रंथ की जो एक प्रकार से रचना करी थी वो विज्ञानेश्वर ने टीका लिखी थी मिताक्षरा की टीका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, वातापिकोड किसकी उपाधि है अथवा जो है वातापिकोड के बारे में बताएं। तो पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोड की उपाधि धारण करी थी। ओके। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है आपका, चोल वंश की स्थापना किसने की थी। तो 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के जो है ध्वन्य अवशेषों पर स्थापित हुआ और इसकी स्थापना जो है विजयालय ने करी थी। 850 से 887 तक शासन किया था इसने। तो इसी के शासनकाल में, विजयालय के शासनकाल में चोल वंश की स्थापना एक प्रकार से मानी जाती है, अपने चरम उत्कर्ष पर थी, अच्छी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका 62 नंबर प्रश्न है, समाजवादी चोलों का संरक्षक कौन था। तो समाजवादी चोलों का संस्थापक या संरक्षक जो था वो राजराज प्रथम था। कौन था भाई, राजराज प्रथम जो था वही था। राजराज एक साम्राज्यवादी शासक था जिसने अपनी अनेक विजयों के फलस्वरूप एक प्रकार से लघुकाय चोल राज्य को एक विशाल राज्य में परिणत कर दिया, एक प्रकार से बना दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 63 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला पहला चोल शासक कौन था, यानी अथवा वह चोल शासक जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी। तो राजराज प्रथम जो था, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा महिम पंचम को भाग करके श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोल मंडलम बनाया और पोलन हवा को इसकी राजधानी बनाई। ठीक है। तो ये है एक प्रकार से श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक राजराज प्रथम। अगला प्रश्न 64 नंबर देखिएगा, गंगैकोंड चोल किसकी उपाधि है। तो बंगाल के पाल शासक थे महिपाल, उसको पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगमम नामक विशाल तालाब का निर्माण भी करवाया था। ठीक है। किसने, एक प्रकार से उसका क्या नाम है, महिपाल, राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है।
अगला प्रश्न आपका 65 नंबर, विजयादित्य। तो बादामी के चालुक्य शासक विनयादित्य विनयादित्य का प्रिय पुत्र था विजयादित्य, और इसका उत्तराधिकारी भी हुआ, और अपने वंश की परंपरागत उपाधियों के अतिरिक्त सत्याश्रम, समस्त भुवनाश्रम और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण करी। उसका पूरा शासनकाल पल्लव राजाओं के विरुद्ध युद्ध करते बीता। विजयादित्य वास्तु निर्माता भी था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि राजेंद्र द्वितीय ये कौन था? तो राजाधिराज के उपरांत इसका अनुज यानी छोटा भाई जो है राजेंद्र द्वितीय, वो चोल सिंहासन के गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और ख़ास करके वह युद्ध स्थल में ही राजा घोषित हुआ था। उसने चालुक्यों से निरंतर युद्ध किया और राजेंद्र द्वितीय ने चोल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। तो एक प्रकार से ये इम्पोर्टेंट शासक है। ठीक है, कौन भाई? तो राजेंद्र द्वितीय। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट शासक है, और इम्पोर्टेंट परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछा भी जाता है इसके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका है। अगला प्रश्न है रवि कीर्ति। रवि कीर्ति के बारे में क्या जानते हैं भाई आप? तो रवि कीर्ति जो है चालुक्य यानी बादामी के चालुक्य दरबार के जैन कवि और प्रशस्तिकार थे, और इन्होंने आधुनिक कर्नाटक के बीजापुर जिले में हुगुंड तालुका में स्थित आहीहोड़ में जिनेंद्र एक मंदिर बनवाया, जिसे आजकल में खास करके गुटी का मंदिर कहा जाता है, और उसकी पूर्वी दीवार पर उन्हीं के द्वारा विरचित एक प्रशस्ति लिखी हुई रवि कीर्ति के द्वारा, जो कि चालुक्य वंश का इतिहास विशेषता पुलकेशी सत्याश्रय का इतिहास प्रस्तुत करती है। एक प्रकार से जो प्रशस्ति लिखी है, तो रवि कीर्ति एक प्रकार से ये जैन कवि और प्रशस्तिकार हैं, बादामी के चालुक्य दरबार के रवि कीर्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 68 नंबर क्वेश्चन, जयसिंह द्वितीय। जयसिंह द्वितीय कौन था भाई? जयसिंह द्वितीय की बात की जाए तो 1015 ईस्वी से लेकर के 1042 ईस्वी तक चालुक्य सत्ता का स्वामी बना रहा, और इसने लगभग 24 वर्षों तक शासन किया जयसिंह द्वितीय ने, और इसने अनेक लेख खुदवाए, दान दिया, शांतिकालीन अन्य कार्य भी किया। जयसिंह द्वितीय ने अनेक सामंतों के द्वारा स्वीकृति अपनी अधिसत्ता का भोग भी किया इसने। ठीक है, किसने? जयसिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 69 नंबर प्रश्न है, मत्स्य विलास प्रहसन ये क्या है? तो मत्स्य विलास प्रहसन ये पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, उन्हीं की रचना है। मत्स्य विलास प्रहसन नामक नाटक सुग्रंथ में कपालिक, पाशुपत, बौद्ध भिक्षु और अन्य संप्रदायों पर अच्छा व्यंग्य किया गया है। उनमें अनेक धार्मिक कृत्यों और भ्रष्टाचार का उल्लेख भी किया गया है, जो कि महेंद्र वर्मन प्रथम की रचना है। मत्स्य विलास प्रहसन, पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, बड़े इंपॉर्टेंट शासक हैं, एग्जाम में प्रश्न इनसे हमेशा आता है। अगला प्रश्न आपका उर क्या है? तो उर जो है एक सामान्य प्रकार की ग्राम सभा होती थी। इसका शाब्दिक अर्थ है पुर, जो कि ग्राम तथा नगर दोनों का पर्याय है, और इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगड़म कहा जाता था। सामान्यतया उर अकेले कार्य करती थी, पर कभी कभी यह सभा के साथ संयुक्त रूप से भी अपना कार्य निष्पादित करती थी, यानी कार्य होता था। कभी कभी गांव में 2 उर भी होते थे। 1226 ईस्वी का शांत मंगलम ग्राम जो है इसका उदाहरण है उर का। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा, प्रश्न है चोल मंडलम। चोल मंडलम क्या है? तो चोल मंडल एक लेख है, इसमें चोल के शासन से संबंधित जानकारी मिलती है, और इस लेख में अग्रहार के विषय में सूचना मिलती है, और इस लेख में से चोल की सभा या महासभा के विषय में जानकारी भी मिलती है चोल मंडलम से। अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर, बिल्हड़ कौन थे? तो बिल्हड़ प्रसिद्ध कश्मीरी लेखक थे। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने इन्हें राजाश्रय प्रदान किया था, यानी उन्हीं के राज्य दरबार में रहा करते थे चालुक्य नरेश विक्रमादित्य के, और अत्यंत प्रतिभाशाली लेखक थे ये बिल्हड़। विक्रमांक देव चरित्र इन्होंने लिखा, विक्रमादित्य के उपलब्धियों के बारे में इसमें जानकारी मिलती है, और खास करके विक्रमांक देव एक ऐसी रचना है जिससे चालुक्य वंश की समुचित जानकारी प्राप्त होती है, और एक प्रामाणिक ग्रंथ भी माना जाता है विक्रमांक देव चरित्र बिल्हड़ की। ठीक है, अगला क्वेश्चन से आपका 73 नंबर,
चोल काल में नाडु पर प्रकाश डालिए। नाडु कोट्टम की छोटी प्रशासकीय संस्था थी जिसकी आम सभाएं हुआ करती थीं। नाडु में अनेक ग्रामों का समूह अथवा कुर्रम समाहित था, अतः इसे नरगम या फिर सभा या महासभा से बड़ी स्थानीय प्रशासनिक संस्था माना जा सकता है चोल काल में, खास करके नाडु को। और इसका मुख्य कार्य भू राजस्व संबंधी होता था। नीलकंठ शास्त्री का विचार है कि नाडु की सभा में हर गांव के प्रतिनिधि रहते रहे होंगे। 74 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तुर्क आक्रमण के समय दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राजवंशों का उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। तो तुर्क आक्रमण के समय दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राजाओं का जो एक प्रकार से काल रहा है, उसमें तुर्क आक्रमण के समय दक्षिण भारत के 4 प्रमुख राज्य में चोल, पांड्य, पल्लव और राष्ट्रकूट, ये 4 राजवंश का शासन था जब तुर्कों का आक्रमण हुआ। चोल राज्य दक्षिण भारत का अति प्राचीन राज्य था। चोलों का सरप्रमुख नरेश करिकाल था। पांड्य वंश की स्थापना जो है कांडुगोन के द्वारा की गई थी। अरिकेसरी मारवर्मन इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा था पांड्य वंश का। पल्लव वंश की उत्पत्ति चोल नाग संबंध को माना जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम इस वंश का प्रतापी सम्राट था पल्लव वंश का। राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूटों में दंती दुर्ग प्रथम प्रभावशाली राजा हुआ। तो एक प्रकार से ये सब के समय में तुर्क आक्रमण हो रहे थे। ठीक है, ये सब दक्षिण में शासन कर रहे थे। अगला प्रश्न 75 नंबर। काकातियों की राजधानी कहाँ थी? तो काकातीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था जिसने नलगोंडा यानी कि हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंड थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 76 नंबर। रुद्रांबा कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रुद्रांबा देवी या रुद्रांबा कौन थी या रुद्रांबा के पिता का क्या नाम था? ये केवल रुद्रांबा ऐसे लेकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, बताइएगा भाई। बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। रुद्रांबा, तो रुद्रांबा की बात की है तो वारंगल के काकातीय वंश के शासक गणपति की पुत्री थी रुद्रांबा। ठीक है, जो गणपति के बाद काकातीय राज्य की शासिका भी बनी थी। ओके, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये रुद्रांबा देवी से। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वारंगल के काकातियों का अंतिम शासक कौन था? तो वारंगल के काकातियों का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। 1323 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक ने प्रताप रुद्र को पराजित करके बंदी बना लिया तथा वारंगल का काकातीय राज्य दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। तो एक प्रकार से वारंगल के काकातीय वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रताप रुद्र। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 78 नंबर प्रश्न है। होयसलों की उत्पत्ति का विवेचन कीजिए। तो होयसल यादवों की एक शाखा थी यादव वंश की, और अपने को चंद्रवंशी मानते थे होयसल वाले, मतलब होयसल वंश के लोग। गंगवाड़ी के पश्चिम में चालुक्य नरेशों के सामंत के रूप में शासन किया करते थे। उनका राज्य चालुक्य तथा चोल साम्राज्य के बीच एक मध्यस्थ कार्य करता था होयसलों का। 79 नंबर प्रश्न है। होयसल शासकों में किसने त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण करी थी या प्राप्त करी थी? तो होयसल शासक वीर बल्लाल द्वितीय ने त्रिभुवन मल्ल की उपाधि धारण करी थी। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर। देवगिरी के यादवों का अंतिम शासक कौन था अथवा यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यादव वंश का जो अंतिम शासक था उसकी अगर बात की जाए तो यादव वंश का अंतिम शासक जो था वो स्वतंत्र शासक रामचंद्र हुआ। 1309 ईस्वी में उसके राज्य पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया जिसमें यादव पराजित हुए और रामचंद्र ने अलाउद्दीन को सेनापति मलिक काफूर के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। जो है अलाउद्दीन का जो सेनापति था मलिक काफूर, उसके सम्मुख अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था रामचंद्र ने, यादव वंश का जो कि अंतिम शासक था। ठीक है, और इस प्रकार से मुगल सत्ता में तुर्कों ने एक प्रकार से दक्षिण भारत में यहाँ पर इसका यादव वंश का समापन हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। प्रश्न आपका कौन सा है भाई? प्रश्न है कदम्बों का उत्कर्ष कब हुआ? तो चतुर्थ शताब्दी के मध्य में कदम्बों का दक्षिणापथ के दक्षिण पश्चिम में उत्कर्ष हुआ था कदम्बों का, कदम्ब राजवंश का। अगला क्वेश्चन आपका 82 नंबर प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से आपके। ओके,
82 नंबर प्रश्न है कि मयूर शर्मन, देखिए प्रश्न है मयूर शर्मन के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो मयूर शर्मन जो है कदम्ब वंश का शासक था, मतलब संस्थापक था, और पल्लवों के विरुद्ध विद्रोह किया था इसने। मयूर शर्मन ने अपनी स्वतंत्रता भी घोषित कर दी थी इसने, किसने? मयूर शर्मन ने। ओके, मयूर शर्मन की बात की तो कदम्ब कुल का संस्थापक ये माना जाता है, ठीक है। और कांची के पल्लव के द्वारा अपमानित किए जाने पर उसने अपने हाथ में शस्त्र धारण किया और कर्नाटक में बनवासी को राजधानी बना करके अपना राज्य भी स्थापित कर लिया था इसने, मयूर शर्मन ने। ओके, मयूर शर्मन ने उत्तरी सीमा पर स्थित पल्लव शासकों को आतंकित किया और आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार करके श्रीशैलम क्षेत्र में अपना राज्य का विस्तार भी कर लिया था मयूर शर्मन ने। और इसकी शक्ति से पल्लवों से उससे मतलब पल्लवों ने उससे संधि भी कर ली थी, चूँकि शक्ति इसकी ज़्यादा थी उस समय। और बनवासी के निकट का राज्य जो है इसको दे दिया। 345 ईस्वी के आसपास मयूर शर्मन का राज्य स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो चुका था। मयूर शर्मन ने 345 ईस्वी से लेकर के 360 ईस्वी तक शासन किया था, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में मयूर शर्मन के बाद में उसका लड़का कंगवर्मन जो है गद्दी पर बैठता है कदम्ब राजवंश के, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद में शांति बर्मन, फिर जो है मृगेश बर्मन, फिर रवि बर्मन, फिर हरि बर्मन, इस प्रकार से आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है 83 नंबर, कदम्ब वंश के शासकों की वंशावली किस अभिलेख से ज्ञात होती है? तो कदम्ब शासकों की या कदम्ब वंशी शासकों की वंशावली एकमात्र तालकुंड अभिलेख है, स्तंभ लेख है, वहाँ से ज्ञात होती है। अगला प्रश्न है 84 नंबर, कदम्ब वंश के 4 राजाओं के नाम लिखिए। तो कदम्ब वंश के 4 राजाओं के नाम, पहला मयूर शर्मन, फिर उसके बाद में कौन आता है? मयूर शर्मन के बाद में मैंने आपको बताया था, मयूर शर्मन के बाद में उसका लड़का का क्या नाम है? उसके लड़का का नाम है काकुस्थ बर्मन, ठीक है, वो आता है। ओके, मयूर शर्मन के बाद में फिर उसके बाद में आता है कंग बर्मन। ओके, फिर उसके बाद में आता है भगीरथ। तो ये सब आते हैं, हरि बर्मन, रवि बर्मन, मृगेश बर्मन, ये सब भी शासक हैं कदम्ब राजवंश की ही। अगला प्रश्न आपका आ चुका है 85 नंबर, गंगों का राज्य कहाँ स्थित था? यानी पश्चिमी गंग जो है खास करके उनकी बात की तो दक्षिण भारत में पश्चिम क्षेत्र में कदम्ब राज्य आधुनिक मैसूर के दक्षिणी भागों में स्थित था। और पश्चिम में स्थित होने के से खास करके पश्चिमी गंग राजवंश भी कहलाता था। और इस भाग को प्राचीन काल में गंगवाड़ी भी कहा जाता था। और ख़ास करके क्षेत्रीय स्तर पर अपने समकालीन अनेक राजवंशों को प्रभावित भी किया था गंगों ने। ओके, तो गंगों का राज्य जो था यह कदम्बों और पल्लवों के राज्यों के बीच में आधुनिक मैसूर के दक्षिण में गंगों का राज्य स्थित था, ये ध्यान रखिएगा। ओके, और कोंगिनी बर्मन, हरि बर्मन, ठीक है, दुर्विनीत, श्री पुरुष, ये सब शासक हुए हैं गंग वंश में। तो गंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कोंकणी वर्मा जो था, ठीक है, या कोंगनी वर्मा या कोंकणी वर्मा जो था ये शासक था, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। या इसको दिदिग भी कहा गया है, दिदिग या कोंगिनी बर्मन, यह एक स्वतंत्र शासक था और अनुश्रुतियों में उसे एक प्रकार से कानवायन गोत्र का बताया जाता है। और इसने धर्म महामात्र की उपाधि भी धारण करी थी कोंगणी बर्मन ने। ओके, ध्यान रखिएगा। तो ये गंगवंश का संस्थापक था। कोंकणी वर्मा का समय क्या था भाई? तो कोंकणी वर्मा का समय 400 ईस्वी के आसपास माना जाता है। 400 ईस्वी से लेकर के लगभग आप देखिए 400 ईस्वी के आसपास शासन किया था इसने। और इसकी राजधानी कुलबुल या कोलार जो क्षेत्र थी वही थी। और इसके राज्य की पताका पर हाथी के चिन्ह भी आपको दिखाई पड़ते थे, ठीक है। इसके बाद में फिर इसका लड़का कोंगनी वर्मा का पुत्र जो है माधव बर्मन गद्दी पर बैठता। 400 से लेकर के 425 तक शासन किया इसने। और इसकी उपाधि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके बैठा था इसका लड़का, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ चुका 88 नंबर प्रश्न है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुलाल यानी कोलर थी, जो बाद में तालकांड हो गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा 89 नंबर प्रश्न है, कोंकणी वर्मा के पश्चात गंग वंश का शासक कौन बना? तो कोंकणी वर्मा का पुत्र उत्तराधिकारी महाराजा धीराज माधव प्रथम लगभग 425 ईस्वी तक एक प्रकार से था शासन किया। और एक विद्वान राजा था ये, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन? कोंकणी वर्मा के बाद में उसका पुत्र जो था हरि बर्मन। ओके,
या माधव वर्मन भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। मतलब नहीं, माधव वर्मन जो है पुत्र है इसका कोंगनी वर्मा का। उसके बाद में फिर हरि वर्मन आता है, गद्दी पर बैठता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आपका 90 नंबर प्रश्न है, पल्लवों की अधीनता से किस गंग शासक ने अपने को मुक्त किया था। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया होगा, मैंने बताया था। तो कोंकणी वर्मा जो था उसका लड़का था माधव वर्मन, और उसके बाद में जो है गद्दी पर बैठता है गंगवंश के आर्य वर्मन या फिर हरि वर्मन जिसको आप कहते हैं, ठीक है, जो है 425 के बाद। क्लियर। तो प्रश्न अगला है, पल्लवों की अधीनता से किस गंग शासक ने अपने को मुक्त किया था। तो गंग नरेश दुर्विनीत ने अपने वंश को पल्लवों की अधीनता से मुक्त किया था। अगला प्रश्न है 91 नंबर क्वेश्चन से आप देखिएगा। 91 नंबर प्रश्न है, मदुरा के पांड्यों का महानतम शासक कौन था। तो मदुरा के पांड्यों का महानतम शासक वरगुण प्रथम था। उसे नेडुंडयन तथा जटिल परांतक के नाम से भी जाना जाता है। वरगुण ने पांड्य राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिणत कर दिया था, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 92 नंबर प्रश्न है, गंग वंश के शासकों के नाम लिखिए। तो गंग अभिलेखों के अनुसार राजकुमार कोंगनी वर्मन ने गंग राजवंश की नींव डाली। माधव प्रथम हरिवर्मन, माधव द्वितीय विष्णुगुप्त, माधव तृतीय अविनीत दुर्विनीत, पुष्कर पोलवीर विक्रम भूविक्रम शिवकुमार प्रथम, श्री पुरुष शिवमार द्वितीय, मार सिंह राजमल प्रथम, नीतिमार्ग एरेगंग राजमल द्वितीय, एरेयप्पगंग नरसिंह राजमल तृतीय, बुतुग द्वितीय जो है मरुलगंग मार सिंह द्वितीय राजमल चतुर्थ, और एकस गंग, ये इस वंश के शासक रहे। कुछ गंग वंश के तमाम सारे शासकों के नाम बता दिए हमने। अगला क्वेश्चन से आप देखिएगा 93 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत के 4 राजवंशों के नाम लिखिए। दक्षिण भारत के 4 राजवंश आपको पता होंगे, चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश। ये 4 फेमस राजवंश हैं, और पांड्य वंश। ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण पूर्व एशिया में राजा लोग कौन सी उपाधि धारण करते थे। दक्षिण पूर्व एशिया में राजा लोग महाराजाधिराज की उपाधि अधिकतर धारण किया करते थे। अगला क्वेश्चन से आपका 95 नंबर, बोरोबुदुर स्तूप किस देश में है। तो ये जावा में स्थित है, इंडोनेशिया में पड़ता है जावा, ठीक है, तो वहीं पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 96 नंबर प्रश्न है प्रश्न है आपका कि दक्षिण पूर्व एशिया के मंदिरों का नामोल्लेख कीजिए। तो दक्षिण पूर्व एशिया के मंदिर निम्नलिखित हैं। पहला आप देखिए कंबुज का अंकोर वाट मंदिर, दूसरा बर्मा का आनंद मंदिर, तीसरा बर्मा का माईसोन मंदिर। ये सब एक प्रकार से दक्षिण पूर्व एशिया के मंदिरों में एक प्रकार से शामिल हैं। अगला प्रश्न 97 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था। तो कंबुज नरेश सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट का मंदिर बनवाया था। 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया में किस भाषा का प्रचलन था। दक्षिण पूर्व एशिया में संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार था। कंबुज, चंपा, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि से संस्कृत भाषा में लिखे गए लेख प्राप्त होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न 99 नंबर, दक्षिण पूर्व एशिया में किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था। दक्षिण पूर्व एशिया में बीड़ा, मृदंग, सितार, बांसुरी, इन सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता था और प्रचलित भी थे। 100 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 100वां प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में विवाह की क्या स्थिति थी, बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। विवाह की क्या स्थिति थी भाई। दक्षिण पूर्व एशिया में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था और प्रायः सवर्ण विवाह ही किए जाते थे, ठीक है। मतलब जैसा एक प्रकार से वर्ण है, यानी कि ब्राह्मण ब्राह्मण में, क्षत्रिय क्षत्रिय में, वैश्य वैश्य में, शूद्र शूद्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यानी एक प्रकार से अपने ही गोत्र में विवाह नहीं किया जाता था, सपिंड सपरवर बड़ा करके, मतलब उन सभी में विवाह नहीं होता था। बाकी अपने ही जाति में विवाह लोग करते थे। सवर्ण में विवाह होता था, लेकिन सगोत्र में सपिंड में विवाह नहीं होता था, ठीक है। जैसे गोत्र जो होता है उससे सगोत्री विवाह नहीं होता है। जैसे मैं बताऊं कि मेरा गोत्र है गर्ग गोत्र, ठीक है, तो गर्ग गोत्र की कोई कन्या होगी तो मेरी शादी उससे नहीं हो सकती, ठीक है। ये इसी प्रकार से नियम होता है। तो अगला प्रश्न, दक्षिण पूर्व एशिया में धर्म की क्या स्थिति थी। तो दक्षिण पूर्व एशिया में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का बोलबाला था। बर्मा तथा श्याम में बौद्ध धर्म प्रचलन था। पौराणिक देवताओं में शिव, विष्णु और ब्रह्मा विशेष रूप से लोकप्रिय देवता माने जाते थे दक्षिण पूर्व एशिया में और पूजे जाते थे। तो इस प्रकार से आपने लगभग बहुत सारे प्रश्नों को समझा जो कि बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड थे, और बहुत ही आसान तरीके से हमने तमाम प्रकार के राजवंशों के बारे में समझते हुए आगे बढ़ा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जानकारी आपको बताई।
और प्राचीन भारत में तिब्बत, प्राचीन भारत में चीन, इन सभी के बारे में आपको बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ से प्रश्न मलय प्रायद्वीप हो गया। ठीक है, यहाँ सबसे भी प्रश्न आपके आते हैं, तो वही बोरोबुदुर स्तूप जो है ये जावा का बौद्ध स्मारक है और विश्व का सबसे विशाल और उत्कृष्ट बौद्ध स्तूप है ये बोरोबुदुर स्तूप। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, जावा, सुमात्रा, इन सभी द्वीपों पर, इंडोनेशिया में है, बर्मा, ये सभी पर भारत का ही अधिकार हुआ करता था। भारत के जो प्राचीन शासक हैं दक्षिण भारत के, उन लोगों ने एक प्रकार से अधिकार कर लिया था इन सभी मतलब इन सभी देशों पर। यानी आज जो आपका इंडोनेशिया वगैरह अलग है, आज जो इंडोनेशिया वगैरह आज देखते हैं कि अलग देश है, उन सभी पर पहले भारतीय शासक ही शासन किया करते थे। ओके, तो इस प्रकार से आपने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा। बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का पूरा एक प्रकार से आपने सिलेबस के बारे में जान लिया और एक प्रकार से 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी इससे पहले अवेलेबल है, तो उनको भी देख लीजिएगा। और बाकी ये सारे प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। इन सभी का पीडीएफ जो है मैं अपने हमारा एप्लीकेशन है शुक्ला स्टडी पॉइंट का, उस पर मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसकी पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और क्विक रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग आसानी से पढ़ पाएंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास, इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध है। मॉडल पेपर जो 2 मॉडल पेपर है उनको आप देख लीजिएगा, तो एक में इस प्रकार से प्रश्न आपको मिलेंगे और एक में ऑब्जेक्टिव वाले मॉडल पेपर है। तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट बना दी हमने हर एक सब्जेक्ट की, प्राचीन इतिहास से लेकर के मध्यकालीन इतिहास तक की, सबकी प्राचीन इतिहास का ये हो गया महासंग्राम, और जल्द ही मध्यकालीन इतिहास का महासंग्राम मैं दे दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार से आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा और हम आपको लगातार इसी प्रकार से पढ़ाते रहेंगे। प्राचीन इतिहास का 2 मॉडल पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, ये तीसरा हो गया, और सिलेबस यानी 4 वीडियो हो चुके हैं, चारों प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, आप आसानी से उनको देख लीजिएगा। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया आपको पढ़ना था, इसके बारे में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और आंसर्स को आपको बताने का प्रयास किया, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल थे। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।